नमस्कार, आप सभी का स्वागत है समाधान में। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। आज बहुत सारे आंदोलन देश में हो रहे हैं, बहुत सारी नई विचारधाराएं जन्म ले रही हैं, असंतोष है कुल मिलाकर, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि अब बदलाव की जरूरत है, व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। जो चाहा था वो इन 67 सालों में नहीं मिल पाया, कुछ बदलाव होना चाहिए। जब बहस करते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, उस पहली यूनिट को, उस आम आदमी को भी बदलना होगा जिसके लिए व्यवस्था बदली जा रही है। क्या काम पहले किया जाए? क्या दोनों काम साथ साथ किए जा सकते हैं या एक काम को बाद के लिए भी छोड़ा जा सकता है? आज विषय यही है और बहस भी इसी मुद्दे पर। हमारे साथ खास मेहमान हैं पैनल में। बजरंग मुनि जी हैं, लोक स्वराज के संस्थापक। बजरंग मुनि जी, बहुत स्वागत है आपका A to Z में। हेमेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता हैं, इतिहास के, महाभारत पर खास तौर से शोध किया है, महाभारत कालीन भारत के चरित्र पर इनका शोध है। और अजय मित्तल जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राष्ट्रदेव के संपादक हैं, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका अजय मित्तल जी। शुरुआत करते हैं बजरंग मुनि जी, सबसे पहले आपसे। आपको क्या लगता है, व्यवस्था परिवर्तन पहले या चरित्र निर्माण पहले? ये तो दोनों, चरित्र और व्यवस्था, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। चरित्र का प्रभाव व्यवस्था पर पड़ता है और व्यवस्था का चरित्र पर पड़ता है। किस तरीके से चरित्र निर्माण के बिना क्या व्यवस्था परिवर्तन संभव देखते हैं आप? देखिए, चरित्र निर्माण किए बगैर व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हम हासिल कर लेंगे, यह सोचना ठीक नहीं है। बहुत स्थानों पर व्यवस्थाएं बदली हैं, पर सब मिला करके उसके कोई बहुत स्थायी परिणाम नहीं आए। मैं आपको उदाहरण दूंगा चीन का। चीन में 49 में क्रांति हुई, पुरानी व्यवस्था बदल गई और माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी के पास सत्ता के सूत्र आ गए। व्यवस्था सारी बदल गई, पर उन्होंने व्यक्ति निर्माण की चेष्टा नहीं की, चरित्र निर्माण के लिए कुछ नहीं किया जी। तो माओ को यह अनुभव हुआ कि जिन लोगों के पास, यानी उनके सहित सत्ता के सूत्र आए हैं, तो वो भी पिछली व्यवस्था जो लोग चला रहे थे वैसे ही भ्रष्ट बनते चले गए। और इसलिए 15 साल बाद एक और नई क्रांति की आवश्यकता हो गई। उसको उन्होंने नाम दिया सांस्कृतिक क्रांति। तो माओ ने एक सतत क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि हर 10-15 साल बाद जो यस्टरडेज रेवोल्यूशनरीज दे बिकम टुडेज काउंटर रेवोल्यूशनरीज। तो कल के क्रांतिकारी आज के प्रति क्रांतिकारी बन जाते हैं जी। इसलिए उनको हटा करके फिर और नए क्रांतिकारियों को सत्ता में लाना पड़ता है। कोशिश जारी रहनी चाहिए सतत रूप से। लेकिन जब तक व्यक्तियों को आप नहीं बदलेंगे तो ये क्रांति की आवश्यकता चलती रहेगी और समाज को कोई स्थायी लाभ नहीं मिलेगा ना। पहले व्यवस्था परिवर्तन हुआ, फिर चरित्र निर्माण की ओर कोशिश की, जैसा बजरंग मुनि जी ने कहा। नहीं, दोनों चीजें वैसे साथ साथ चलनी चाहिए। अच्छा, लेकिन चरित्र निर्माण ये प्राथमिक आवश्यकता है। व्यवस्था आखिरकार चलाएगा कौन? व्यक्ति चलाएगा। की बात, चीन की बात, पड़ोसी मुल्क की बात हुई। भारत में अगर ऐतिहासिक नजरिए से देखें, आप शोध करते रहे हैं हेमेंद्र राजपूत जी, क्या ये संभव है व्यवस्था परिवर्तन इतिहास के आईने में देखें तो साथ साथ हुआ है चरित्र निर्माण के, या संभव नहीं है, सिर्फ एक थ्योरी है? कि व्यवस्था परिवर्तन करने वाला कौन है? व्यक्ति है ना। और व्यक्ति को दिशा यदि नहीं हुई तो वो व्यवस्था परिवर्तन कैसी करेगा? चाहे वो महाभारत का उदाहरण देख लें, दुर्योधन का क्या दिशा थी और युधिष्ठिर को क्या दिशा थी। दुर्योधन ने कैसा शासन तंत्र चलाया, कैसा व्यवस्था चलाई, त्राही त्राही थी उसके शासन काल में। युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। एक संस्कार था उसके अंदर, एक चरित्र था, उसको ध्यान था कि मैंने राष्ट्र के लिए कार्य करना है। तो एक चरित्रवान व्यक्ति व्यवस्था को ठीक दिशा में परिवर्तित कर सकता है। और यदि चरित्रवान व्यक्ति नहीं है तो वो राष्ट्र को गलत दिशा में ले जा सकता है, व्यवस्था को गलत दिशा में ले जा सकता है। हमारे देश में बहुत सारे उदाहरण है। विक्रमादित्य का उदाहरण है, श्री कृष्ण का उदाहरण है। श्री कृष्ण ने विक्रमादित्य का उदाहरण दिया। बजरंग मुनि जी, जो आधुनिक काल है उसकी अगर बात करें, सबसे पहले अशोक ने, सन्यासी अशोक जब हो गए, उन्होंने सबसे पहले धर्म आधारित राज्य चलाने की शुरुआत की, मतलब चारित्रिक रूप से राज्य चलाने की। उसी समय ग्रीक में प्लेटो ने जो आजकल की व्यवस्था है, रिपब्लिक व्यवस्था जो है, वो चलाने की शुरुआत की। दोनों व्यवस्थाएं चल रही हैं और पूर्णता के साथ दोनों अब अस्तित्व के साथ नहीं है। भारत में कौन सी व्यवस्था है? कुछ कोशिश हम ये भी करते हैं चारित्रिक रूप से लोगों की बात भी सुनी जाए, रिपब्लिकन भी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं नहीं है।
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये खड़ा होता है कि सन 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, हाँ, तो उस समय हमारे सरकार में या व्यवस्था में चरित्रवान लोग ज्यादा थे कि चरित्रहीन लोग ज्यादा थे? तो स्वाभाविक रूप से आप मानेंगे कि उस समय चरित्रवान लोग ज्यादा थे। फिर भी तो व्यवस्था क्यों चरित्र बिगड़ती जब है? उस समय ऊंचा था, हाँ, तो वह चरित्र गिरा क्यों? हाँ। गिरा इसलिए कि व्यवस्था दूषित हुई और व्यवस्था ने चरित्र को गिराया। या चरित्र इसलिए गिरा कि- नहीं, व्यवस्था चरित्र इसलिए गिरी क्योंकि तो चरित्र फिर दूषित गिरा होते क्यों? गए। क्योंकि उस समय तो चरित्रवान लोग ज्यादा थे। आज उस समय के मुताबिक चरित्रवान लोगों को वहां बिठाना तो आसान नहीं है। फिर एक दूसरा प्रश्न और पैदा होता है कि चरित्र निर्माण कौन करेगा? ये भ्रष्ट लोग चरित्र निर्माण करेंगे क्या? तो चुना कैसे जाएगा कि कौन चरित्र निर्माण करेगा, कौन चरित्रवान है? इसका चुनाव वोट से होगा। जब वोट डाले जाते हैं, हाँ। किसी भी मतदाता, कोई भी मतदाता यही सोचता है कि मैं सबसे अच्छे व्यक्ति को मैं वोट सबसे डालूंगा। अच्छे व्यक्ति को चुन रहा हूं, और चुना कौन जाता है? जो सबसे भ्रष्ट है। हाँ। तो प्रश्न यह आता है कि चरित्र निर्माण का जिम्मा किसको दिया जाएगा? हाँ। और यदि चरित्र निर्माण, यदि व्यवस्था इस प्रकार दूषित हो गई है, तो पूरी व्यवस्था को पहले बदलना पड़ेगा, चरित्र अपने आप सुधरेगा। अजय जी, व्यवस्था से व्यक्ति है या व्यक्ति से व्यवस्था बनी है? यही सवाल उठ के आ रहा है। व्यक्ति ही व्यवस्थाएं बनाते हैं। जैसा अभी बुरी जी कह रहे थे कि आज़ादी के समय में चरित्रवान लोग ज़्यादा थे। हाँ, उसके पीछे कारण था कि आज़ादी के संघर्ष में हाँ, उस प्रकार के संस्कार लोगों के मन पर पड़ते थे कि देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। हाँ, ये जो भावना थी, ये 47 के बाद से नष्ट हो गई। हाँ। मैं थोड़ा सा रोक के मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, आपने कहा कि व्यक्ति ही व्यवस्थाओं को बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में, बक्सर में कोई किसी गरीब आदिवासी का बच्चा है तो बहुत संभावना होती है वो नक्सली बन जाए। राजस्थान में किसी का बेटा है तो वहाँ एक ट्रेंड है वो फौज में जाएगा। एक पूंजीपति का बेटा है तो ट्रेंड है कि वो कैपिटलिस्ट बनेगा, वो व्यवसाय की ओर रुझान हो सकता है। तो ये तो व्यवस्था व्यक्तियों को बना रही है। व्यवस्था वहाँ बस्तर में ऐसी है कि वो बच्चे नक्सलवादी हो रहे हैं तो व्यवस्था की वजह से वो बन गए। चरित्र कहाँ बीच में आया यहाँ? नहीं, अगर चरित्रवान लोग होते तो वो क्या वहाँ चरित्रवान लोग जब जन्म हुआ था तो नहीं हुए उन होंगे? चरित्रवानों को संगठित होकर के प्रयास करना पड़ेगा। अगर अलग अलग प्रयास अगर वो जो करेंगे तो वो निष्फल रहेंगे। मेरा इसलिए सवाल है ये, जो भी व्यक्ति जो क्रांति, जो संघर्ष करता है, उन्हें लगता है कि वो पूरी चारित्रिक शुद्धता के साथ वो कर रहा है, वो ठीक कर रहा है। दूसरे के नजरिए से वो गलत हो सकता है, लेकिन उसके नजरिए से ठीक होता है। तय कैसे किया जाए? चरित्र के पैरामीटर क्या हैं? देखिए, जो लोग कहते हैं कि हम बड़े चरित्रवान हैं और हम व्यवस्था बदलेंगे, हाँ, मानसिक रूप से उनके जो जीवन मूल्य हैं वो वास्तव में वैसे ही हैं जो कि आज के भ्रष्टाचारियों के हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। महाराष्ट्र में सिविल सोसाइटी ने प्रति जिला विजिलेंस कमेटी बनाई थी जो सरकारी भ्रष्टाचार पर नजर रखेंगे। लेकिन देखने में यह आया है कि ये जो विजिलेंस कमेटियां थी यही साल बीतते बीतते स्वयं भ्रष्ट हो गई। क्योंकि वो जब किसी सरकारी अधिकारी के पास पहुंचते थे कि तुम्हारे बारे में ये हमें जानकारी मिली है भ्रष्टाचार की, तो बताओ क्या करना है। इसका क्या अर्थ है कि हम तुम्हारी पोल खोलेंगे, तुम्हें दंडित कराएंगे, वरना कुछ हमको दे दो। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जो विजिलेंस कमेटी के लोग थे ये अपने काम को शुरू करने से पहले स्वयं को बड़ा चरित्रवान मानते थे। लेकिन जब तक वास्तविक संस्कार चारित्र का पड़ा हुआ नहीं है और जीवन मूल्यों को नहीं बदला गया है, तब तक वो नहीं कर पाएंगे। बजरंग मुनि जी, अगर कोई चरित्रवान व्यक्ति कोशिश भी करे, एक अच्छा शिक्षक कोशिश करे सरकारी स्कूलों में कि ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा देगा, तो व्यवस्था उसे भ्रष्टाचारी बना देती है। कुछ दिन संघर्ष करता है, उसके बाद वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। कुंडा जिले में एक डीएसपी ने कोशिश की, क्या हुआ? शहीद होना पड़ा। या बहुत सारे उदाहरण हैं। तो व्यवस्था के आगे अकेला चरित्रवान व्यक्ति अक्सर हार जाता है। जी, अकेला ही नहीं, अगर चरित्रवान लोग दो चार भी होते हैं तो धीरे धीरे चरित्रवान लोगों का मनोबल टूट रहा है और अपराध वृत्ति या धूर्त लोगों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। सन 47 से आज तक का इतिहास बता रहा है कि कोई ऐसा कालखंड नहीं आया है आज तक जबकि चरित्र कभी ऊपर जाना शुरू हुआ हो। लगातार नीचे जा रहा है चरित्र। चरित्र नीचे क्यों जा रहा है? इसलिए नीचे जा रहा है कि सारे धूर्त यह कहते हैं कि चरित्र बनना चाहिए। चरित्र बनाएगा कौन? तो ये धूर्त लोग चरित्र बनाएंगे क्या? तो प्रश्न ये उठता है कि जब भारत में 99% लोग भ्रष्ट हैं तो ईमानदार कौन बनाएगा? और क्या उसकी परिभाषा होगी कि ईमानदार ये है?
जब व्यवस्था समाज में ठीक चल रही हो तो चरित्र निर्माण का कार्य करना चाहिए। जब न्याय मिलने की उम्मीद हो, व्यवस्था ठीक हो, और जब व्यवस्था भ्रष्ट हो जाए तो चरित्र निर्माण हमेशा घातक होता है, जैसा कि अभी हो रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ जी। इजराइल का उदाहरण देता हूँ आपको। हाँ। उदाहरण विश्व के अंदर बहुत हैं, अपने देश के अंदर भी बहुत हैं। इजराइल बहुत छोटा सा देश है। उसने सबसे पहले अपने जन सामान्य का चरित्र निर्माण किया, और वहां बच्चा बच्चा, आप उसके इजराइल के बच्चे से ही पूछेंगे आप किसके लिए काम करते हैं, उत्तर मिलेगा देश के लिए काम करता हूं। भारत के अंदर भी ऐसा उदाहरण हो सकता है। लेकिन बजरंग मुनि जी, मैं आपकी बात एक काटते हुए थोड़ा सा जब उसमें से उस आम समाज में से, चरित्रवान समाज में से सत्ता में लोग जाएंगे, चरित्रवान लोग जाएंगे, तो वो देश के बारे में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, जब सत्ता में चरित्रवान लोग नहीं जाएंगे तो परिवर्तन कैसे होगा? बजरंग मुनि जी, चरित्र का निर्माण शिक्षा ही तो करेगी। इजराइल का उदाहरण दे दिया, जापान का दे दिया। अभी हाल में जो क्रांतियां हुई, मिस्र और सीरिया में क्रांति हुई, वहां व्यवस्था तो बदल दी, शासन बदल दिया, लेकिन अभी भी अफरा तफरी है, क्योंकि व्यवस्था सिर्फ बदलने से कुछ नहीं हुआ। व्यवस्था तो बदली ही नहीं, क्योंकि व्यवस्था जो अभी खासकर भारत में अभी केंद्रित व्यवस्था है। जब केंद्रित व्यवस्था होगी तो समाज के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा ही। व्यवस्था बदलती है, कुछ कभी अच्छी हो सकती है, कभी बुरी हो सकती है। फिर पाकिस्तान का आप उदाहरण लीजिए, वहां लगातार सरकार ये पहली है जो 5 साल तक इस तरह से चली हो, और फिर अब चुनावों में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद आए, वहां व्यवस्था बदलती ही रहती है। तो प्रश्न ये है कि क्या वर्तमान दूषित व्यवस्था को चलने दिया जाए और हम चरित्र निर्माण करते हैं? नहीं, तो वहां तो व्यवस्था बदलती रहती है ना। नहीं, तो व्यवस्था जब वहां तक चरित्र निर्माण नहीं हुआ। आज तक लोग नहीं बदले। आप ये बताइए कि पाकिस्तान में व्यवस्था बदली कहां? क्योंकि व्यवस्था तो 2 प्रकार की है, 2 ही प्रकार की। एक है केंद्रीयकृत व्यवस्था और सारी पावर एक जगह, और एक है अकेंद्रित या विकेंद्रित व्यवस्था, सारे लोगों को। पाकिस्तान में आज भी केंद्रित व्यवस्था। ठीक है। तो अभी तक विकेंद्रित व्यवस्था तो शुरू ही नहीं हुई है, भारत में भी नहीं हुई है। व्यवस्था कहाँ बदली? व्यवस्था में बैठे हुए चेहरे बदल गए, सिस्टम नहीं बदला है। एक ही वक्त में ये हमेशा होता रहा है, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, उसमें से सबको भला बना देना है, सबको बुरा हो, ऐसा कभी संभव नहीं हो पाया है। तो व्यवस्था और चरित्र साथ साथ चलें, क्या हो? जिस समय राम राज्य को कहते हैं बहुत अच्छा राज्य, अच्छा सुशासन, उसे राम राज्य एक शब्द दिया जाता है, लेकिन उन्हीं राम के समय में रावण भी था, रावण का भी राज्य था, वही व्यवस्था भी थी। तो एक समय में अच्छे बुरे सब लोग चलते हैं साथ साथ। तो व्यवस्था कैसे बनाई जाए और चरित्र निर्माण कैसे हो? फिर देखिए, राम राज्य, जरूरत भी है इसकी चरित्र निर्माण की। राम राज्य को श्रेष्ठ व्यवस्था क्यों कहा जाता है? वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सभी लोग अपना धर्म का पालन करते हैं। ठीक है। शासक से लेकर शासित तक अपने अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, इसलिए देश के अंदर अच्छी व्यवस्था है। ठीक है। तो व्यक्ति इस प्रकार के थे कि जो धर्म, यानी कोई किसी का शोषण नहीं करता था, धर्म से अभिप्राय ये जो पूजा पाठ से नहीं है। तो धर्म माने एक कानून का एक तरीका, एक जो कर्तव्य पालन को पूरा करते थे। उससे मेरा अभिप्राय आचरण अच्छा जो है अच्छा हो। तो आप देखिए, दुनिया में जितने भी अच्छे देश हैं जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो करप्शन इंडेक्स में बहुत बहुत ऊपर आते हैं, जैसे डेनमार्क है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है, अपने एशिया में जो सिंगापुर है, ये सब लोग दोनों काम करते हैं, व्यवस्था को सुधारते हैं और साथ साथ ही व्यक्ति निर्माण की कोशिश करते हैं। इसलिए इनके यहाँ हर जगह, जैसे जो सिंगापुर के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सिटीजनशिप एजुकेशन CCE, ऐसा करके वहाँ शिक्षा व्यवस्था में कार्यक्रम चलता है। तो हर बच्चे को कैसे वो अच्छा नागरिक बनेगा, कैसे वो चरित्रवान बनेगा, ये सिखाते हैं। और इसलिए सिंगापुर के अंदर कानून भी सख्त है, बहुत सख्ती से पालन होगा तब कि जब इस प्रकार के लोग वहां पर पालन करवाने वाले भी आएंगे। दूसरी ओर चीन है, चीन ने चरित्र निर्माण का प्रयास नहीं किया, यानी सिर्फ सख्ती से काम नहीं चलेगा। सुन लीजिए, चाइना का उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि चीन में कानून बहुत सख्त है। चीन में भ्रष्टाचार के लिए मृत्युदंड है, और प्रतिदिन वहां पर 15 से 20 लोगों को फांसी मिलती है प्रतिदिन। जहर के इंजेक्शन दिए जाते हैं, गोली मारी जाती है, वो अलग अलग। तो चाइना में फिर भी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा क्यों है? ट्रांसपेरेंसी के स्केल पर वो 80वें स्थान पर है, तो काफी भ्रष्ट राष्ट्रों में वो है। उसका एक आपको बताता हूं कारण, वहां जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने
समाज को छोड़कर उन्होंने स्वयं को भी सुधारने की चेष्टा नहीं की। हाँ। अभी 2011 में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे हू जिनताओ, हाँ। जिनके पास बिल्कुल सारी शक्तियां थी, ठीक है। उनका बेटा भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। हाँ। नामीबिया अफ्रीका में एक देश है, वहां से वो कच्चा माल आयात करते हैं। हाँ। उस आयात में इस हू जिनताओ के बेटे बजरंग मुनि जी, एक मैं- बात कह लूं जी। तो हू जिनताओ के बेटे के बारे में वहां पर सब चीजें ब्लैकआउट कर दी गई। हाँ। कहीं नेट पर भी नहीं आएगा। हाँ, वो सब बंद तो कर- इसलिए क्या होगा, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा लोग है। देखते हैं कि भाई सत्ताधीश लोग तो इस प्रकार मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे कि खाली व्यवस्था बदलने से नहीं काम चल रहा है, बहुत सारे उदाहरण हो गए। यह बताना चाहता हूं कि जब समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाती है या कुव्यवस्था पैदा हो जाती है तो चरित्र निर्माण को टोटल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि राम के काल में भी राम ने रावण का चरित्र निर्माण नहीं किया था। और दूसरी बात कि राम जब जंगल में गए, पहले पूरी ताकत से व्यवस्था परिवर्तन में लगना चाहिए। राम जब जंगल में गए तो राम को वहां के आश्रमों ने उपदेश नहीं दिया, हथियार दिए। तो इसका मतलब जब समाज में व्यवस्था दूषित हो जाती है तो आश्रम भी चरित्र निर्माण का काम पूरी तरह बंद करके और उस व्यवस्था को बदलने के चलिए लिए कैसी हथियार व्यवस्था बनाया बदलने करते के लिए बात करना चाहते हैं ये भी जानना चाहेंगे, और साथ साथ ये भी कि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव और बहुत सारे लोग जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अगर वो हो भी जाए तो क्या होगा? अगर कालाधन विदेश से वापस भी आ जाए तो क्या कालाधन बनना बंद हो जाएगा? अगर जन लोकपाल आ भी जाए तो क्या वास्तव में भ्रष्टाचार होना बंद हो जाएगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद अगर वास्तव में व्यवस्था बदल भी दी जाए तो क्या जो बुनियादी सवाल हैं वो हल हो जाएंगे?